नमस्कार बच्चों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य के कवि बिसर देवरासु के बारे में पढ़ेंगे, जिसके रचयिता कौन है? नरपति नालय। नरपति नालय द्वारा रचित बिसर देवरासु, मैंने आपको पहले आदिकाल के बारे में पढ़ाया और उसके अंदर रासो साहित्य के बारे में भी बताया था। तो रासो साहित्य के ही एक रासो बिसर देवरासु, जिसके रचयिता कौन है? नरपति नालय। कि आज हम पद्यों के बारे में पढ़ेंगे। इसकी नरपति नालय ने जो ये बिसर देवरासु लिखा है, इनकी भाषा कौन सी है? राजस्थानी। तो इसमें आपको ल कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है, इसको ल समझे, ल, और जहां न का प्रयोग हुआ है उसे हम इस तरह से संबोधित करेंगे। ठीक है, जो ये अण है इसको न संबोधित किया गया है, न को हर जगह भी यही संबोधित किया गया है, तो इसका हम आवश्यक रूप से ध्यान रखेंगे। गज गमनी मृगलोचनी नारी, शीस समरही दिन गणय, सायवन उभी राजकुमारी, नहर नदे से चिहु दिशा, जिन काले हूं ओल गान की नारी, जाए बिहाड़े झूलता। तो गज गमनी हाथी की चाल वाली, हाथी की मस्त चाल वाली है। मृगलोचनी मृग के समान नेत्र वाली। नारी स्त्री, शीश सिर के बाल, केश, सायधन, सायधन भी नारी हो गया, भी हो गया, खड़ी हुई। नहा होता है स्वामी, चिन्ह होता है चारों ओर या चारों दिशाओं में। ओलगान राज सेवक, नारी पत्नी। झूलता, जाए दिहाड़े जीता, जूता मतलब मुश्किल से व्यतीत करना, जूझते हुए। ठीक है, तो हाथी के समान मस्त चाल वाली, मृग के समान सुंदर नेत्रों वाली जो रानी राजमती, जो किसकी पत्नी है? राज सेवक की नारी, अपने सिर के बालों को संभालती हुई अपने पति के विदेश चले जाने पर विरह में दिन गिन रही है। फिर से सुनेंगे। हाथी के समान मस्त चाल वाली और मृग के समान नेत्र वाली जो नारी है, अपने सिर के केशों को संभालते हुए दिन गिन रही है विरह के, क्योंकि उसका पति कहाँ चला गया है? उड़ीसा चला गया है। विदेश उस समय किसको बोला गया है? उड़ीसा को। तो उसका पति कहाँ चला गया? उड़ीसा। सायवन उभी राजवाड़ी, तो वह जो नारी है वह खड़ी होकर अपने राजद्वार के सामने प्रतीक्षा कर रही है। राजद्वार के आगे खड़ी होकर प्रतीक्षा कर रही है। नहर नदी से चिहु दिशा, क्योंकि उसका स्वामी चारों दिशाओं में उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पति के विरह में उसे बहुत मुश्किल लग रहा है और उसका पति उसको चारों दिशाओं में देखने पर भी दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि उसका पति विदेश, दूर देश में चला गया है। जिनका ओल गणा की नारी, तब वह विचार करती है कि विधाता ने मुझे राज सेवक की पत्नी क्यों बनाया? क्यों? यदि मैं किसी साधारण व्यक्ति की पत्नी होती तो शायद मुझे इस तरह से विरह के दिन व्यतीत नहीं करने पड़ते। मैं भी एक साधारण स्त्री की तरह घर के काम करती और अपने पति के साथ अपना समय व्यतीत करती, परंतु मेरे को विधाता ने क्या बना दिया? राज सेवक की पत्नी बना दिया, जिसकी वजह से मुझे दिन दुखी होकर विरह में व्यतीत करने पड़ रही है। दुखी होकर, दिन दिहाड़े होते दिन दुखी होकर व्यतीत करने पड़ रही है। समझ आती होगी। सुने सहेली कहूं एक बात, मारे फर गई धरने उगात, मैं क्यों होली खेलन जा, ओल गणा की गोरड़ी, आंगुली काटता लीजिए वहां। तो जो रानी है, कुट्टिनी रानी बोला जाता था, जो कुट्टनी रानी किसको बोला जाता है? राजमती को। अब राजमती का पति चला गया है, तो एक सहेली उससे मिलने आई है। किससे? राजमती की एक सहेली। सुने सहेली कहूं
जो दाहिना अंग है शरीर का, दाहिना शरीर का अंग मेरा क्या कर रहा है, फड़क रहा है। तो कहा जाता है नारी का जब दाहिना अंग फड़कता है तो वो अशुभता का सूचक होता है। पहले के समय में यही माना जाता था, जो नारी का दाहिना अंग या दाहिना शरीर का कोई भी भाग यदि फड़कता है, कांपता है, तो वो अशुभता का सूचक है। तो रानी को वहम हो रहा है, रानी उस अशुभता का विचार कर रही है, अपनी सहेली को कह रही है कि सहेली सुन मेरी एक बात, मेरा दाहिना अंग क्या कर रहा है, फड़क रहा है, मैं क्यों होली खेलने, इसलिए इस अशुभता का विचार करके मैं होली खेलने किस प्रकार जा सकती हूँ, मैं होली खेलने नहीं जा सकती। ओल गणा की गोरड़ी, क्योंकि मैं क्या हूँ, राज सेवक की पत्नी हूँ। मैं क्या हूँ, राज सेवक की पत्नी हूँ, गोरड़ी पत्नी, और मैं इस प्रकार होली खेलने नहीं जा सकती। मुझे तो ऐसे लगता है कि तुम्हें अगर मैंने बात करने को कह दिया तो तुझे मौका चाहिए था उस बात को बनाने का। मैंने तुझे उंगली पकड़ाई, प्रसिद्ध मुहावरे का प्रयोग करते हुए राजमती कहती है, मैंने तुझे उंगली पकड़ाई, तूने मेरी बांह ही पकड़ लिया, मेरा पहुंचा ही पकड़ लिया। ये पुराने समय में कहा जाता था कि अगर किसी की कोई सहायता करना चाहता है, उसको कोई थोड़ा सी सहायता करना चाहता है तो उससे और अधिक की उम्मीद करता है। तो वो कह रही है कि मैंने तेरी बात क्या सुनी, मुझे लगता है मुझे तो बात करने का मौका मिल गया कि मैंने तुझे केवल अपनी उंगली पकड़ाई और तूने मेरा पहुंचा ही पकड़ लिया। फिर से सुने कि राजमती की सहेली राजमती से मिलने आती है, तो राजमती उससे कहती है कि ये सहेली सुनो, मैं आपको तुम्हें एक बात बताती हूँ कि मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है। जिस प्रकार दाहिना अंग अशुभता, स्त्री का दाहिना अंग फड़कना अशुभता का सूचक होता है, यही विचार करते हुए रानी अपनी सहेली को बता रही है कि मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है, मैं क्यों होली खेलने जाए, मैं होली खेलने किस प्रकार जा सकती हूँ, मैं तो राज सेवक की पत्नी हूँ। मुझे तो लगता है तुम्हें बोलने का मौका देकर तुम्हें मैंने गलती कर दी, क्योंकि यदि मैंने तुम्हें उंगली पकड़ाई तो तुमने तो मेरा पहुंचा ही पकड़ लिया। दूती बात कहे समझाई, गोरी सुसनी करी मन ही दिसाई, पूछे बात सा गोरड़ी, रति दिवस थारी है चिंत, कहियो मारो जाई सुनई, नीको पटको करी दयो मिंत। अब राजमती के जो पति हैं वो कहाँ चले गए हैं, विदेश, उड़ीसा चले गए हैं। उड़ीसा उस समय वहां का क्या माना जाता था, विदेश माना जाता था। तो राजमती का पति विदेश चला गया है, तो उसकी सहेली उसको समझा रही है, राजमती को दूती बात कही समझाई कि मैं तुम्हारी एक दूत हूँ और मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तुम समझो तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, समझो तो। रिसाई होता है गुस्सा, या इसको रोष भी कह सकते हैं। सुसनी होता है दुख, गोरड़ी होता है पत्नी, चिंत होता है चिंता, पटु होता है चतुर, मित्र होता है मित्र। ठीक है, दूती बात कहे समझाए कि हे दूती रानी को बात कह रही है कि हे रानी मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ, यदि तुम समझो तो। गोरी सुसनी, हे गोरी, यदि हे स्त्री, हे रानी, यदि तुम दुख न करो और मन में गुस्सा न करो, मन में क्रोध न करो, मन में रोष न करो, पूछे बात सा गोरी, तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रही हूँ, हे रानी, हे गोरड़ी, हे स्त्री, हे रानी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रही हूँ कि मुझे रात ही दिवस, रात और दिन मुझे तुम्हारी चिंता सताती रहती है। फिर से सुनेंगे कि दूती रानी से कहती है मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, यदि तुम समझो तो। गोरी सुसनी करे मन ही दिसाई, कि हे रानी तुम यदि दुख ना करो विरह का, और यदि तुम मन में गुस्सा न करो, तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे ये बात पूछना चाहती हूँ, हे स्त्री, हे गोरी, कि रात दिवस मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। कहे वो हमारा जय सुनाई, मेरा कहा हुआ यदि तुम्हें दुखी ना करे, मेरी कही हुई बात यदि तुम्हें दुख न दे, मेरी कही हुई बात से यदि तुम्हें बुरा न लगे, लीको पटो करी दयो मित्र, मैं तुम्हें एक चतुर मित्र की व्यवस्था कर लेती हूँ तुम्हारे लिए, जिससे कि तुम्हारे लिए विरह के क्षण थोड़े आसानी से बीत
कहो हमारो जय सुनी, यदि तुम्हें हमारी सुनी हुई बात से दुख ना हो तो मैं तुम्हारे लिए एक चतुर मित्र की व्यवस्था कर देती हूँ, जिससे तुम्हारे जो ये विरह के दिन हैं जो तुमने अपने पति के बिना व्यतीत कर रहे हैं वो बिताने थोड़े आसान हो जाएंगे, यदि मैं तुम्हें चतुर पुरुष मित्र की व्यवस्था कर दूं। मैं निवेदन सही निसंक काया लय कोई न कलंक, चित मुड़ई धर्म चलवली कुशल वलैया वर्ष ज्ञान राज सुधन रही सुज सपायो कोई सकल संसार। अब इसमें नरपति नाना जी क्या कह रहे हैं, कहां से लिया गया है, बिसल देव रासों से क्या लिया गया है, नरपति नाना इसके रचयिता है। मयन होते हैं कामदेव, वेदन वेदना, या जिसको हम पीड़ा भी कह सकते हैं, काया शरीर, कलंक दोष दब्बा, चित्त हृदय का मुड़ना, कुशल कुशलता, ग्यारह सकल समस्त सारा। ठीक है, तो नायिका कहती है कि नायिका रानी से कहती है, राजमती नारी से, यदि तुम्हारे पास एक चतुर पुरुष मित्र होगा तो तुम्हें कामदेव की पीड़ा आसानी से सहन हो जाएगी, उसे तुम्हें सहन नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारे शरीर को कोई कलंक भी नहीं लगेगा। यदि तुम्हें कोई अच्छा चतुर पुरुष मित्र मिल जाएगा तो कामदेव की पीड़ा तुम्हें आसानी से सहन हो जाएगी, वो अधिक क्षमता युक्त नहीं रहेगी और तुम्हारे शरीर को कोई भी कलंक नहीं लगेगा। चित्त मुड़ई धनु चलवली, और तुम्हारे स्वामी की तरफ से, जो तुम्हारे स्वामी का विरह है उसकी तरफ से तुम्हारा हृदय मुड़ जाएगा, तुम्हारा हृदय दूसरी रुख की ओर चला जाएगा। कुशल इस तरह से तुम कुशलता पूर्वक 11 वर्ष अपने पति की मौजूदगी के बिना आराम से बिता पाओगी। लाज मुराद सुधर नहीं, और इस समाज में रहते हुए लाज और मर्यादा, मुराद होती है मर्यादा, लाज शर्म और मर्यादा को धारण करते हुए तुम्हें इस सारे संसार में यश की प्राप्ति होगी। वैसे सुने कि राजमती की सहेली कह रही है कि यदि तुम मेरे इस जो मैं तुम्हें प्रस्ताव रख रही हूँ तुम्हारे आगे, उसे तुम स्वीकार कर लेती हो और एक चतुर पुरुष मित्र के साथ मित्रता कर लेती हो तो कामदेव की पीड़ा तुम्हें सहन नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारी काया को कलंक भी नहीं लगेगा और तुम्हारा हृदय तुम्हारे स्वामी के विजय की तरफ से थोड़ा मुड़ जाएगा, अर्थात तुम्हारा उस तरफ से थोड़ी देर के लिए ध्यान भी हट जाएगा और तुम अपने पति के बिना जो तुमने 11 वर्ष बिताने हैं वो उसे कुशलता पूर्वक बिताओगी और लाज और मर्यादा को धारण करती रहूंगी और इस प्रकार हे गौरी, हे स्त्री, तुम सारे संसार में यश को प्राप्त करोगी। निर्गुण प्राप्त मुरली में आए थारो कहियो की नैनी थाई, दिहाड़े कहीं प्रिय आवसियो, बोलिए बोल थारी नहीं साच, मत पुरलई तू वाइसा, वैरी कोटि का दयो वाच, आंखती हुई की गिनसी नहीं, जे पूक्यो तो मार सतनाच। अब पुराने जमाने में ऐसी मान्यता होती थी कि यदि कौवा अपने घर के ऊपर बोलता है या घर के आसपास बोलता है तो कोई मेहमान या अपना जो गया हुआ कोई प्रदेश, अपना कोई मित्र बंधु पति या पिता है वो वापस लौट आता है। तो राजमती के घर के द्वार के ऊपर कौवा बोल रहा है, उसको लगता है कि उसका जो पति राज से चला गया है विदेश वो वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कौवे का बोलना शुभता का सूचक माना जाता है, आगमन का सूचक माना जाता है पुरानी मान्यताओं के अनुसार। तो उसी को प्रदर्शित करते हुए कवि कह रहे हैं कि नागपति कह रही है, हे निर्गुणी कौवे, काल होता है कौवा, हे निर्गुणी कौवे, तो पुरली
नहीं है। कि तू हमेशा कहता है कि तेरे पति आ जाएंगे, लेकिन कोई नहीं आता, इसलिए तुम्हारे कहने पर मुझे कोई भी विश्वास नहीं है। दिहाड़ी रही प्रिय आवसी, तू सारा दिन कहता है कि प्रीतम आएंगे, बोलिए बोल थारी नहीं सहेंगे, कि तुम्हारे बोले हुए कोई भी बोल कभी सच नहीं होते। मत कुरलई तू वालसाही, इसलिए हे कौवे तू अब मत बोला कर, तू मेरे द्वार पर आकर या मेरी छत पर आकर मत बोला कर। वैरी खोटी कहीं दई आवाज, क्योंकि तेरी खोटी बोली है और तेरे वचन बिल्कुल झूठे हैं। आंख खुली हुई की गिनसी है, मैं तुम्हारे कहने में आकर अपने प्रीतम के आने के दिनों को गिनने लग जाती हूँ, तड़पते हुए गिनती हूँ। जे क्यों तो मार, अब यदि तू मेरे द्वार के आगे आकर पुकारा, कौवा कौवा या काम काम करके पुकारा, तो मैं तुझे तमार छुमार दूंगी, मैं तुझे पीड़ा पहुंचा दूंगी। फिर से सुने, निपुणा कागज तो करले में आए कि हे निर्गुणी कौवे, तू हमेशा कहता है प्रीतम आएंगे, लेकिन प्रीतम नहीं आते। थारे भाइयों की नैमिकी थे, और जिस प्रकार तुम कहते हो इससे मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। दिहाड़ी के तुम सारा दिन कहते हो प्रीतम आएंगे, बोलिए बोल सारी नहीं साझ, लेकिन तुम्हारे बोले हुए बोल कभी भी सच नहीं होते। मत कुरलई तो वाई साझ, इसलिए हे कौवे तो मेरे घर के आगे आकर मत बोला कर कि प्रीतम आएंगे। वैरी खोटी, क्योंकि तू खोटी बहुत वैरी है, दुश्मन है मेरा और खोटे वचन बोलता है, और तेरे वचन कभी भी सच नहीं होते। आकर की गिनसी नहीं, तो तेरे कहने में आकर तेरे कहने में आकर मैं प्रीतम के आने के दिनों को फिर से व्याकुल होकर गिनने लग जाती हूँ, प्रतीक्षा और अधिक तड़फ कर करने लग जाती हूँ। जे वो क्या तो हमारे अब यदि तू कभी आकर मेरे द्वार के ऊपर आकर तूने कहा या पुकारा कि प्रीतम आएंगे, तो मैं तुझे तमाचा मारूंगी, तुझे चोट पहुंचा दूंगी। तो आज की वीडियो इतनी ही। आज का चैप्टर हमने आधा किया, अभी अगली वीडियो में आधा और चैप्टर जो रह गया है वो लेकर आएंगे। थैंक यू।